everyone. This side Ashish. Today we are going training session over ISO 22000. The version of the standard is 2018, and one amendment is recently last year came in 2024. It is basically for the climate change requirements with respect to ISO 22000. The title of the standard is Food Safety Management Systems Requirements for any organization in the food chain. So here is the first page of the standard screenshot. Here my company detail, Decent Quality Registrar, EQR. So this is the second version of this standard ISO 22000. The first version of this standard is published in 2005, and this is the latest version of the 22000. And one amendment is made in this standard in 2024, as I told you, with respect to the climate actions requirements. So total 10 clauses there in this standard. This training video is going to be two parts. Today we discussed clause 1 to clause 7, and the part 2 we will discuss the part clause 8 to clause 10. Okay, so let's start. So firstly, I covered in the first slide of the standard training introduction of this standard. So first point of the introduction is general. The keywords I covered here is strategic decision, food safety performance, consistency, risk identification, demonstrate conformity, process approach, PDCA, risk-based thinking. So ये बेसिकली पहला चीज जो हमें समझने का है कि जो स्टैंडर्ड है ये सब फूड चेन की सप्लाई चेन की बात करता है। तो आप अगर फूड चेन में कहीं पे भी आप अगर एग्जिस्ट करते हो, चाहे वो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन से हो या उसकी पैकेजिंग में हो, उसकी प्रोसेसिंग में हो, ठीक है। तो आप अगर एक फूड चेन में आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं जो आप सर्विसेज दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो प्रोडक्ट को फूड से रिलेटेड, तो आप फूड चेन में का पार्ट हो और ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है। और ये ग्लोबली ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। जो भी फूड बिजनेस में कंपनीज वर्क कर रही हैं किसी भी एरिया में, प्रोसेस चेन के किसी भी स्टेज में, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट का मैंने कीवर्ड्स डिस्कस किया। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन की पहले बात होती है कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करना जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं एक आप बनाओगे तब तक आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं इस्टेब्लिश कर पाओगे। है तो सबसे पहले ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का, कि हमें एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। और वो जो FSMS होगा हमारा, वो ISO 22000 के अकॉर्डिंग हमें डेवलप करना है, ठीक है। और इसका जो ओवरऑल जो नीड है वो है परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाना, उसको इन्हेंस करना, ठीक है। उसमें जो रिस्क है, जो पॉसिबिलिटीज है उनको रिड्यूस करना, ये हमारा मतलब एक ओवरऑल बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की रिस्क एसोसिएटेड की बात हुई, मैंने कीवर्ड लिया। रिस्क एसोसिएटेड का मीन्स है कि हमें जब हम FSMS हम इस इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं सिस्टम में, इसके रिस्पेक्ट में हम प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो हमें फिर हम इन डेप्थ चीज़ों को समझते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेज में हमारे किस तरह के रिस्क एसोसिएटेड है। तो
प्लानिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट्स में हो सकते हैं। ये चीज़ों को हम एक तरह से एक प्रिवेंटिव मैनर में हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उससे रिलेटेड जो हमारे रिस्क हमें दिख रहे हैं उसको हम कहीं अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाते हैं एक प्रॉपर एफएसएमएस के थ्रू। साथ ही साथ हम जब एफएसएमएस को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपरली इस्टेब्लिश करते हैं अपने सिस्टम में, तो हम एक जो कन्फर्मिटी है उसको अच्छी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कन्फर्मिटी हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, या फिर हमारे कस्टमर के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, प्री रिक्विजिट कोई रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को एक अच्छी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम एफएसएमएस को इस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम में। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ें हैं वो है प्रोसेस अप्रोच। ये जो एफएसएमएस भी एज अ मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉय करता है, या फिर कह लीजिए जो उसको वर्क करने का ऐसा तरीका है वो है प्रोसेस अप्रोच बेस्ड है, कि हमें प्रोसेस को इवेल्युएट करना होता है, एक प्रोसेस को प्लान करना होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करना होता है, और उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके हम फर्दर फर्दर कंप्लायंस, कंफर्मिटी और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो हमें एक अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए एफएसएमएस के प्रोसेस बेस्ड अप्रोच पे ही वर्क करना है। जितनी भी प्रोसेसेस एक कंपनी के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर हैं, उसकी सारी प्रोसेस को प्रॉपरली अकाउंटेबल बनाना, प्लान बनाना, ठीक है, और उस पे जो भी चीज़ें एफएसएमएस में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको ढालना, तभी जाके हमारा जो एफएसएमएस है वो अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश होता है और अकाउंटेबल बनता है, और फर्दर हम कंफर्मिटी उससे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमारा है पीडीसीए। यहाँ पे पीडीसीए साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करना है, और जो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो पीडीसीए प्लान डू चेक एक्ट के मैनर में इस्टेब्लिश होंगी। पहले हम प्लान करेंगे, फिर उनको हम ऑपरेट करके देखेंगे डू में, फिर उसकी हम अकाउंट चेक करेंगे उसको, और फिर चेक करने के बाद हमारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे, फिर उसके ऊपर हमें एक्ट करना है। इस तरह से पीडीसीए साइकिल के हमें मैनर में सारे प्रोसेस को रन करना है। फर्दर जो कन्फर्मिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, इम्प्रूवमेंट है, उसको लेके आना है। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन की मैंने बात की अभी इंट्रोडक्शन में। इसके बाद यहाँ पे रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात होती है, कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग का माइंडसेट रखना है जब भी हम प्रोसेस अप्रोच के लिए जाएं, कि हमारी जो भी उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स उस प्रोसेस में, उसको हम एक रिस्क बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करें, उस पर डिसीजन मेकिंग करें, और फर्दर प्लानिंग को आगे लेके जाएं, और उसको फिर हम ऑपरेशन में कहीं ना कहीं प्लानिंग को इस्टेब्लिश करें, इम्प्लीमेंट करें। तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड हैं, या फिर जो भी लेटेस्ट बातें होती हैं स्टैंडर्ड्स की, लेटेस्ट वर्जन आते हैं स्टैंडर्ड के हैं, उसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को हमें रिस्क बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, डिसीजन मेकिंग करनी है उसके ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें फिर एफएसएमएस प्रिंसिपल की बात होती है इसमें, और मैं आपको बताऊं तो स्टैंडर्ड में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कि शैल की मीनिंग है रिक्वायरमेंट की, शुड की मीनिंग है रिकमेंडेशन की, मे की जो इंडिकेशन है वो परमिशन है, और कैन की जो इंडिकेशन है वो कैपेबिलिटी की। ये चीज़ें हैं। स्लाइड का नेक्स्ट पॉइंट है एफएसएमएस प्रिंसिपल। इसमें जो पहला कीवर्ड मैंने लिया है वो है सेफ्टी वर्सेस हजार्ड, फूड चेन स्टेज कंट्रोल, कंबाइंड एफर्ट्स,
all parties, interactive communication, system management, prerequisite programs, HACCP principle, customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, relationship management. सो अगर आपने मेरी ट्रेनिंग ली होगी ISO 9000 के ऊपर, जो कि फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स की बात करता है मैनेज सिस्टम की, तो उसमें मैंने कुछ जो वहाँ पे बताए गए हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसमें 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, जो कि कस्टमर फोकस, लीडरशिप, engagement of people, process approach, improvements और evidence based thinking, evidence based decision making और relationship management है। तो उनको इन डेप्थ आपको समझना है तो आप पर्टिकुलर उस वीडियो को आप देख सकते हो, वो उसके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है हमारे चैनल के, कंपनी के। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली 4 प्रिंसिपल्स की बात की गई है FSMS के रिस्पेक्ट में। इनके अलावा जो मैंने 7 बताए आपको, उसमें है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, सिस्टम मैनेजमेंट, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट प्रिंसिपल्स, जो कि HACCP बोलते हैं लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ निकल के आते हैं प्रिंसिपल्स में, वो है फूड सेफ्टी हजार्ड की बात होती है। फूड सेफ्टी हजार्ड है क्या? ठीक है, तो फूड सेफ्टी हजार्ड को हमें इस तरह से देखना है कि हमारा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, या फिर हमारा जो डिक्लेरेशन है प्रोडक्ट को लेके, उसके रिस्पेक्ट में हम जो हमारे हजार्ड्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको इवेलुएट करना, उनको प्लान करना है। ठीक है, जैसे आज की डेट में बात होती है ऑर्गेनिक की, नॉन GMO फूड्स की, ठीक है, प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं, एडिटिव्स की बात करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड टर्म है, उनके रिस्पेक्ट में हमें हजार्ड को देखना है, कंटामिनेशंस को देखना है। ठीक है, तो हमें जो हमारा मेन प्रिंसिपल है कि हमें इन हजार्ड के प्रेजेंस से चीज़ों को बचाना है अपने प्रोडक्ट को, कि हमारे प्रोडक्ट में जो किसी तरह का हमारा जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करने के लिए बायर को दे रहे हैं, कंज्यूमर को दे रहे हैं, उसमें किसी तरह का मतलब हमने हजार्ड या फिर फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू ना हो, कि जिससे उसका कंजम्पशन जो है वो सेफ रहे, और जो हमारा FSMS है वो एक प्रॉपरली हम डिक्लेयर कर पाएँ, हम स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएँ। और ये जो फूड सेफ्टी हजार्ड है, ये किसी भी स्टेज में आ सकता है आपकी फूड चेन में। जैसे मैंने सप्लाई चेन की बात करी फूड इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो वो किसी भी स्टेज में ऐड हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस हजार्ड को ओवरकम करना है कि इसका इंक्लूजन हमारी फूड चेन में ना हो। ठीक है, इसको इंश्योर करना है। इसके लिए हमें एडिक्वेट कंट्रोल पॉइंट सेट करने होते हैं थ्रूआउट द फूड चेन, और ये हमारा एक मेन प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना होता है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तभी जाके हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा जो FSMS कंफर्मिटी है, या फिर हमारा जो कंप्लायंसेस हैं वो एडिक्वेट हैं, या फिर सही तरीके से हम जस्टिफाई कर पाएंगे आगे की, अगर हमें कोई रिव्यू करता है रेगुलेटरी बॉडी या फिर हमारे कस्टमर्स। और इसमें स्टैंडर्ड में साथ ही साथ इस प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में एक बात कहते हैं कि कंबाइंड एफर्ट की बात आती है कि हमें कंबाइंड एफर्ट देना होता है। जो भी फूड चेन के जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सबका एक कंबाइंड एफर्ट हमें देना पड़ता है कि हम जो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं FSMS के, उसके रिस्पेक्ट में हमें उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, हजार्ड को असिस्ट करने के लिए, उनको नेगलिफाई करने के लिए अपने फूड चेन से, तो सबका साथ देना पड़ता है इसमें। नहीं तो अगर सभी मतलब कहीं पे भी कहीं लूज पॉइंट रह जाएगा तो हमारा जो फूड सेफ्टी है वो कम्प्रोमाइज हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पे कंबाइंड एफर्ट की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का मीन्स पहला जो प्रिंसिपल हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का मीन्स है कि हमें जो हमारा फूड चेन है उसमें जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं फूड चेन की, उनसे हमें हमें उनसे एक एश्योरेंस लेना है थ्रू कम्युनिकेशन, जिसमें हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि कहाँ पे किस तरह के हजार्ड आ सकते हैं प्रोसेस में और हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये एक प्री प्लान एक डिस्कशन होता है और एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है कि ये हजार्ड आ सकते हैं और इसके लिए हम क्या कंट्रोल पॉइंट सेट कर सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स में हमारी टेस्टिंग्स आती हैं, असेसमेंट्स आते हैं, वेरिफिकेशंस आते हैं, वैलिडेशंस आते हैं। ठीक है, या फिर ट्रेनिंग भी आती है, मेंटरशिप आती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है कि जिससे हम इंश्योर कर सकें कि जो हमारे फूड है वो सेफ हो हर तरह से और हम फर्दर उसको कन्फर्मिटी शो कर सकें। ठीक है, सेकंड जो प्रिंसिपल इसमें है सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट की बात यहाँ पे स्पेसिफिकली कर रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट का मीन्स ये है कि जैसे आपकी कंपनी है, आप एक बायर हो, आप एक मेन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कंपनी हो और आप फूड चेन का एक बड़ा पार्ट रोल प्ले कर रहे हो। तो आपके पास एक मतलब एक प्रिंसिपल के थ्रू एक सिस्टम आपको डेवलप करना है जिससे आप अपने वेंडर्स का, जो भी आपके सप्लायर्स हैं, जो भी चीज़ें आप आउटसोर्स कर रहे हो, उनको उनकी चीज़ों को भी आप मैनेज कर पाओ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको एज सिस्टम देखना है कि उस सिस्टम में हमारी जो क्रॉस वेरिफिकेशन है या फिर हम असेसमेंट के थ्रू, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे चीज़ों को इंश्योर कर पा रहे हैं फूड सेफ्टी से रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारे पास एक सिस्टम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो फूड चेन है उसको उसमें कंप्लीटली आपको फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को कंप्लाई करनी होती है और हजार्ड किसी भी स्टेज पे इंक्लूड हो सकते हैं। ये रहा अपना सिस्टम मैनेजमेंट प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल जो इसका है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स की बात होती है। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स मीन्स जैसे हम ISO 2000 की बात करें तो इसका एक स्टैंडर्ड है 2002, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्कोप के बेसिस पे इस स्टैंडर्ड को 2002 को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है और उस पर प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम्स का ये है कि आपको जो भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले से आपको पता हो। ठीक है, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो आपकी एक्सपर्टाइज है उस इंडस्ट्री को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके, उससे रिलेटेड कहाँ पे हजार्ड्स हैं, क्या सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं फूड के। ठीक है, उनको कैसे कंप्लाई करना है। ठीक है, उसका जो ओवरऑल कंफर्मिटी मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें एक एज ए प्रिंसिपल वर्क करती हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। थर्ड जो है वो है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हम अभी 8th क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम हजार्ड एनालिसिस कैसे करते हैं और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ इस चीज़ को आगे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो 7 मैंने बताया जो जनरल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं वो आप ISO 9000 की मेरी ट्रेनिंग वीडियो है उसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, वो डिटेल वहाँ पे मैंने
चीज़ों को बताया हुआ है। और ये जो बाकी के 4 हमारे यहाँ के एफएसएमएस के प्रिंसिपल्स हैं, इनको आगे हम समझेंगे जब हम क्लॉज 4 से आगे चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन में है वो है प्रोसेस अप्रोच, सिस्टमैटिक डेफिनेशन, मैनेजमेंट एंड इंटरेक्शन विद पीडीसीएस, ऑर्गेनाइजेशंस रोल, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल प्रोसेस, आईएसओ 22002 सीरीज। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में प्रोसेस अप्रोच की बात होती है कि प्रोसेस अप्रोच का मतलब जो मीनिंग है वो ये है कि हर चीज़ एक सिस्टमेटिकली डिफाइंड हो। आपको कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कौन चीज़ों को टेक केयर करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस उसमें आएंगे, कौन से मशीन यूज़ करने हैं, आपको कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, उनके पैरामीटर्स क्या होंगे। ठीक है। मशीन का मेंटेनेंस, इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन कैसे इंश्योर करना है उसकी परफॉर्मेंस को, ये सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड है, जो भी रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज हैं उसके रिस्पेक्ट में उसको हमें सिस्टमेटिकली डिफाइन करना है और उसको फिर उस तरह से आगे लेके मैनेज करना है। तो प्रोसेस अप्रोच को हमें इस तरह से चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। कंपनी में बात आती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कुछ नहीं, मतलब यही सिस्टमेटिक डेफिनेशन है जिसमें हम क्लियरली चीज़ों को डिफाइन करते हैं, जो ओवरऑल एक प्रोसेस का मैट्रिक्स है। हम एक एसओपी के थ्रू, एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब जब वर्किंग में जो जनरल वर्किंग होती है कंपनी की प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, आपकी कंपनी में जो नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं तो वो एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है डे टू डे वर्किंग के लिए। ठीक है। इन केस आपका कोई डिसीजन मेकिंग या फिर आपका सीनियर नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में मतलब आप सिस्टमेटिक डेफिनेशन को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को देख के एक 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 डिसीजन इस्टेब्लिश कर सकें या फिर अपने पॉइंट्स को आगे रख सकें अपनी टीम के साथ, और फर्दर एक डिसीजन मेक कर सके इन केस मतलब आपका जो ऑथराइज पर्सन है या फिर जो सीनियर मैनेजर है वो नहीं अवेलेबल है उस प्लांट में उस टाइम पे। ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टमैटिक डिफिनेशन की इम्पोर्टेंस है, एसओपी की डेफिनेशन में इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ ही साथ एक बात आती है ऑर्गेनाइजेशन रोल की, कि हम ऑर्गेनाइजेशन रोल में ये मतलब एक क्लैरिटी लेके आते हैं कि हम फूड चेन के किस पोर्शन पे, किस पार्ट पे हमारी कंपनी वर्क कर रही है। ठीक है। जिसके थ्रू हमें जब ये क्लियर रहता है कि हम किस पोजीशन पे हैं, किस पार्ट को रोल प्ले कर रहे हैं हम फूड चेन के, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है या फिर जो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशंस हैं वो एक बेटर हो सकता है। ठीक है। और इफेक्टिव हो सकता है। तो इसकी बात करता है प्रोसेस अप्रोच इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ तक बात रही प्रोसेस अप्रोच की। ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रोसेस अप्रोच में से पीडीसी की बात की गई है, जैसे मैंने पहला बताया प्लान का, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। पीडीसी का प्लान जो पहला पॉइंट है, प्लान में हमें करना क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करने होते हैं जो कि सिस्टम और प्रोसेस के रिस्पेक्ट में होते हैं। उसके साथ साथ रिसोर्सेज क्या ज़रूरत पड़ेंगे जिससे हम जो रिजल्ट्स हैं उनको डिलीवर कर पाएँ। साथ ही साथ हमारे प्लान में जो रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ की पॉसिबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लान में करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डू का। डू में हमें करना क्या होता है कि जो हमने प्लान किया हुआ है उसको हमें फर्दर क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो डू में हम लेके आते हैं। जो भी हमने प्लानिंग अभी तक की है उसको हमें डू में इम्प्लीमेंट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना चेक का। चेक में हम जो डू में चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशंस में लेके जा रहे हैं, जो कि हमने प्लान की थी उनको हमें मॉनिटर करना है, उसमें से डेटा जनरेट करने हैं।
जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं थ्रू एनालिसिस इवैल्यूएशन के थ्रू, वो आपके ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन भी हो सकते हैं, टेस्ट टेस्ट रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, मशीन की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, एक्टिविटी की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चेक के डेटा निकल के आ रहे हैं और ये हमारा चेक में हम हमें इसको लेके आना है। एक्ट में हमें जो लास्ट पॉइंट है पीडीसीए का वो है एक्ट। एक्ट में हमें क्या करना है, वही जो डेटा है उसको एनालाइज करना है और उसके ऊपर हमें एक्शंस लेने हैं कि हम कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पीडीसीए है वो हमारा कंप्लीट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीसीए। जब भी हम आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, फिर हमारे बाद पीडीसीए के बाद जो यहाँ पे आगे चलें तो हमारा एक जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हमारा एक रेफरेंस दिया है जो कि मैंने आपको बताया, आईएसओ 22002 की बात की हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेफरेंस है स्टैंडर्ड का, जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की उनकी सीरीज की बात की गई है। ये हमारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है और इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट एफएसएमएस का। तो इसको फर्दर हमारी ट्रेनिंग में या फिर कंसल्टिंग वर्क में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रोसेस अप्रोच में जो और पॉइंट ऐड किए गए हैं वो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। ठीक है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग को मैंने इसी प्रोसेस अप्रोच में ऐड कर दिया है उसके कीवर्ड्स को। ठीक है, इसको जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग है उसको टू पार्ट्स में पहले डिवाइड किया हुआ है एफएसएमएस में। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और दूसरा है ऑपरेशनल लेवल पे। ठीक है, जो कि कंसिस्टेंट होगा प्रोसेस अप्रोच के रिस्पेक्ट में। तो जब भी हम अपने एफएसएमएस की इफेक्टिवनेस को अचीव करने की बात करेंगे तो हमें दो पार्ट में चीज़ों को देखनी है। पहला पार्ट है कि हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितने अच्छे हैं। सेकंड है जो हमारा जो ऑपरेशनल लेवल है वो कितना अच्छा है। और इसके बेस पे इसके रिस्पेक्ट में दोनों के हमें जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग है उसको डेवलप करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, या फिर जो हमारे हमारे चेक पॉइंट है पीडीसीए का, चेक में हमें जो चेक के बाद हमें एनालाइज करेंगे डेटा को एक्ट में, उसको इन दो पर्टिकुलर डिविजन्स में हमें चीज़ों को एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आनी है और कौन सी चीज़ें ऑपरेशनल लेवल में आनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात होती है, क्योंकि जो फूड है वो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं किसी न किसी रेगुलेशन में फॉल करता है। अ, अ, हर कंट्री की फूड अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है। कुछ जो इसेंशियल्स हैं उसके बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं बट हर गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग है उसको टू पार्ट्स में हमें देखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल में और एक ऑपरेशनल लेवल में। ठीक है, और जो ऑपरेशंस हैं उसका इसको डिफ्रेंशिएट करने का ऑर्गेनाइजेशन से एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारा जो फूड सेफ्टी है वो हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, कि हमें फूड सेफ बनाना ही बनाना है। अगर हमारी फूड हमारा सेफ नहीं होगा तो हमारे ऊपर एक बहुत खराब इम्पैक्ट आएगा बिजनेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमारी कंपनी उसकी वजह से बहुत बड़ा एक लॉस में आ सकती है। ठीक है, या फिर उसके और भी बहुत सारे मतलब बुरे रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं। इस तरह से इस इन कारणों से हमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के और दूसरा ऑपरेशनल लेवल के कैटेगराइज करके डिफरेंट पार्ट्स में हमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग को देखना है और चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, और फर्दर जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें होता है जो मेन कीवर्ड इसमें हम यूज़ करते हैं वो अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी
मतलब किसी चीज़ को अगर मैनेजमेंट में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उस तरह से हमें उस रिस्क को देखना है, ठीक है, क्या पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, क्या नेगेटिव डेविएशन होता है, ये चीज़ें हैं। सेकंड जो है इसमें ऑपरेशनल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग है, उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि एचएससीपी प्रिंसिपल्स की बात होती है कि हम जो हमारा हजार्ड एनालिसिस है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं, वो कैसा होना चाहिए। और उसके रिस्पेक्ट में जैसे मैंने पहले बताया क्लॉज 8 का रेफरेंस देता है ये स्टैंडर्ड, क्योंकि वो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है इस स्टैंडर्ड का, या फिर रिक्वायरमेंट है किसी भी चेन के रिस्पेक्ट में कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, तो उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, या फिर उस पर जो नॉलेज शेयरिंग है वो स्टैब्लिश करेंगे उस पर्टिकुलर क्लॉज में, ठीक है। तो ये हमारे दो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है, रिस्क थिंकिंग के रिस्पेक्ट में है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के और ऑपरेशनल लेवल के। और रिलेशनशिप हमने बताया आपको, ISO 22002 जो सीरीज है उसको हमें आ, अपने जब भी हम FSMS को इस्टेब्लिश करने जाएं अपने सिस्टम में, तो उसको हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमें इस्टेब्लिश करनी है इसके FSMS के साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जो वो प्लान डू चेक एक्ट साइकिल की बात करती है। जो FSMS का PDCA है वो 2 लेवल्स में डिफाइंड है, ठीक है। और जैसे कि आपने 9001 को समझा होगा, उसमें PDCA साइकिल सिंगल लेवल में डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली जैसे रिस्क बेस्ड थिंकिंग हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, ऑपरेशनल लेवल में। उसी तरह से यहाँ पे PDCA साइकिल को भी 2 लेवल्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान है, फिर डू है, फिर चेक है, फिर एक्ट की बात की गई है, ठीक है। तो पहला हम इसको समझते हैं। प्लान में जो FSMS की है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लीडरशिप है, प्लानिंग है, सपोर्ट है। तो इसमें 4 क्लॉजेस इंक्लूड हो रहे हैं, स्टैंडर्ड के 4th, 5th, 6th एंड 7th, ठीक है। फिर इसके बाद डू की बात है FSMS की, उसमें ऑपरेशंस हैं। फिर चेक की बात है FSMS की, उसमें परफॉर्मेंस इवोल्यूशन जो कि 9th क्लॉज है। फिर एक्ट की बात है FSMS की, जो 10th पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट की बात। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात हो गई। सेकंड जो उसका लेवल है वो है ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है प्लान, वो है फूड सेफ्टी, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हमें प्लानिंग करनी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है PRP, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स जो है वो क्या है उसके रिस्पेक्ट में। फिर है सेकंड पॉइंट जो इसमें है वो है ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, ठीक है। और थर्ड जो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ये तीन जो हमारे की पॉइंट्स हैं ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल के, इस पर इसके रिस्पेक्ट में हमें प्लानिंग करनी है। PRP, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो हम इसके लिए अगर प्लानिंग में और क्या करेंगे, इन तीन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम हजार्ड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल मेजर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो करेंगे वो है हजार्ड कंट्रोल प्लान हमारे पास होना चाहिए, HACCP और OPRP प्लान। फिर जो नेक्स्ट है वो है वेरिफिकेशन प्लानिंग, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग की जो स्टेजेस हैं, की कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे ये सारे हैं जो हम की ऑपरेशन प्लानिंग के रिस्पेक्ट में हमें करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम चलते हैं ऑपरेशन प्लानिंग का जो प्लान हमने डिस्कस कर लिया। डू में हम जब आते हैं तो हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान करना होता है, जो भी हमने अभी तक इस्टेब्लिश की है प्लानिंग के थ्रू सेफ्टी के रिस्पेक्ट में।
नेक्स्ट इसमें डू में जो करना है वो है कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। जो भी हमारी मॉनिटरिंग मेजरिंग है वो कंट्रोल हो, वो हमें इंश्योर करनी है। और लास्ट हमारी चीज़ है वो है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉन कंफर्मिटी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें करनी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, जो हमने प्लानिंग अभी तक की, उनको कंट्रोल करना है। और जो थर्ड हमें चीज़ करनी है कि हमें जो हमारी जो मॉनिटरिंग और मेजरमेंट है, उसको जो हमने कंट्रोल किया है, उसके थ्रू जो भी नॉन कंफर्मिटीज़ आई हैं उसको हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है, इसमें कंट्रोल करने की बात करें नॉन कंफर्मिटी को, ये हमारा पीडीसीए साइकिल के थ्रू रन करने के बाद भी आ सकता है। ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम जब आप पीडीसीए रन कर रहे हो तो उस टाइम पे भी ये आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो इस नॉन कंफर्मिटी को। ठीक है, बेस्ड ऑन योर म्यूचुअल डिस्कशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है चेक का। चेक में हम जो हमें डू के बाद चेक में जा रहे हैं तो वो भी फूड सेफ्टी, यहाँ पे ब्रैकेट में क्लियरली ऑपरेशन प्लानिंग में सारे जो पीटीसी है उसमें ब्रैकेट में फूड सेफ्टी को इंडिकेट किया हुआ है क्लियरली। जो हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग होनी चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए, वो फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फूड सेफ्टी जो मोस्ट टॉप प्रियोरिटी है या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बिजनेस के लिए, फूड चेन के। तो हमें जो चेक में चीज़ें करनी है वो क्या करना है, पहला है वेरिफिकेशन एक्टिविटी हमें करनी है। सेकंड जो करनी है वो एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन जो भी हमने अभी तक किया है, ठीक है, और सेकंड जो हमें करना है वो एनालिसिस करना है जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं वेरिफिकेशन एक्टिविटी के। और लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो है एक्ट का। ठीक है, एक्ट में हमें करना क्या है, अपडेटिंग करनी है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो भी है, कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक है ईआरपी के रिस्पेक्ट में, हजार्ड कंट्रोल के प्लान के रिस्पेक्ट में, उनको हमें अपडेट करना है। हम उसमें क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, जिससे हमारी जो हमारा इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, और फर्दर हम कन्फर्मिटी शो कर सकें। तो ये हमारा साइकिल रहा जो 2 लेवल्स में डिफाइंड है पीडीसीए एफएसएमएस का। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात थी। अब जो पहला अपना निकल के आ रहा है एफएसएमएस की बात है, यहाँ पे स्कोप की बात होगी अब। सो ये जो अपना स्कोप है ये फर्स्ट क्लॉज है स्टैंडर्ड का। ठीक है, स्कोप का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एफएसएमएस रिक्वायरमेंट्स। इसके जो कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे वो है, पहला प्लान, इम्प्लीमेंट, ऑपरेट, मेंटेन एंड अपडेट, demonstrate compliance and conformity, effective communication, ensure and conforms, certification and self-declaration, generic document, internal and or external resources। ठीक है, तो ये हमारा एफएसएमएस की रिक्वायरमेंट्स पहले मेंशन की है मैंने। तो यहाँ पे इनेबल करने की बात होती है कि मतलब हम एफएसएमएस को इम्प्लीमेंट करके हमारा जो आउटकम है वो क्या निकलेगा, या फिर हमारी हम किन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो पॉइंट्स है मैंने सारे मेंशन किए हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा इस्टेब्लिश होता है एफएसएमएस को इस्टेब्लिश करने के रिस्पेक्ट में वो है कि हम चीज़ों को प्लान कर पाते हैं, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं और अपडेट कर पाते हैं। जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस की, और जो भी हमारी मतलब एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या फिर स्टेशनरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड बात आती है
हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपनी कन्फर्मिटी को या अपने कंप्लायंसेस को रेगुलेटर्स को या फिर कस्टमर्स को कि हाँ हम अच्छी तरीके से हमारे पास एक सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें मेजर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है और ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है कंप्लायंसेस को लेके। ठीक है। इसके बाद जो फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कंफर्म कर पाते हैं, जैसे मैंने स्टैच्यूटरी बॉडी के रिस्पेक्ट में बताया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के रिस्पेक्ट में बताया। सो कस्टमर को हम साथ ही साथ हम कस्टमर को भी डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं और उसको असेसमेंट भी उसकी हम करा सकते हैं। ठीक है। कि जब हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा एफएसएमएस का और उसको हमें एक कस्टमर है, हमारे पास न्यू कस्टमर है फॉर एग्जांपल, तो उसको अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है कि वो हमारे से प्रोडक्ट ले या हमारे साथ एसोसिएट हो, उसके लिए हमें उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कंप्लायंसेस को, कंफर्मिटी को हम अपना जो वर्क सिस्टम उसका टूर कराते हैं, उसके द्वारा एक असेसमेंट करवाते हैं जिससे कि ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है। तो ये एफएसएमएस को इस्टेब्लिश करने से हमें चीज़ें मिलती हैं, हमें इस्टेब्लिश करने में एक तरह से हम कहीं ना कहीं ओवरकम करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम डेवलप कर पाते हैं फूड सेफ्टी रिस्पेक्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज की बात होती है। इंटरेस्टेड पार्टीज यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है स्टैंडर्ड में। इंटरेस्टेड पार्टीज को आपको समझना है तो ISO 9000 का मेरा ट्रेनिंग वीडियो है, उसको गो थ्रू लीजिए। तो इंटरेस्टेड पार्टीज में मतलब आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो आपका स्टाफ है वो भी आते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स भी आते हैं और साथ ही साथ आपके जो वेंडर्स हैं, जो आप जहाँ पे भी आप प्रोसेस अपना आउटसोर्स करो अपनी कंपनी का, वो सारे लोग इंटरेस्टेड पार्टीज में काउंट होते हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास एक एसएमएस का एक प्रॉपर सिस्टम होता है तो हमारे पास एक प्रॉपर हमें चैनल मिलता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है। ठीक। नहीं तो आप अगर एफएसएमएस आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो अगर आप कोई चीज़ कम्युनिकेट करोगे विदाउट एविडेंस तो उस पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी और वो एक फर्दर कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेगा। तो इस तरह से हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए भी एफएसएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो हमारी फूड सेफ्टी पॉलिसी है उसको इंश्योर करने के लिए भी, इन्फॉर्म करने के लिए ये एफएसएमएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये स्टैंडर्ड में बताया गया है। और जो हमारे इंटरेस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, उनको भी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कन्फर्मिटी, जैसे कि मैंने बताया डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड में पॉइंट लिखता है डिमॉन्स्ट्रेट कन्फर्मिटी टू रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमें इनेबल करने में हेल्प मिलती है एफएसएमएस के थ्रू। और फर्दर हम सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं किसी सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए। ठीक है। वी आर आल्सो सर्टिफिकेशन बॉडी ऑफ आईएएफ। ठीक है। तो सर्टिफिकेशन बॉडी हमारे हम बेसिस और कंप्लायंसेस हमें सर्टिफिकेशन दे सकती है कंपनी को एफएसएमएस के रिस्पेक्ट में, आईएसओ 22000 के रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे जो वर्ड यूज करता है सेल्फ डिक्लेरेशन की, कि आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो कंफर्मिटी को बेस्ड ऑन ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएसओ 22000। ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेशन के साथ साथ कि आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में एफएसएमएस को लेके। तो इसको यहाँ आपको इम्पोर्टेंटली समझना है कि आपको बस सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है जब भी आप फूड चेन में वर्क करो।
आपको सर्ट डिक्लेरेशन की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड बात करता है जेनरिक डॉक्यूमेंट्स की। जेनरिक डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन में, आप फूड चेन के किसी भी पोर्शन में वर्क कर रहे हो, कोई भी पार्ट अपना रोल प्ले कर रहे हो फूड चेन में, तो जो ये ISO 22000 है ये आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट मेंशन है स्टैंडर्ड में वो जेनरिक है। इसकी वजह से आपको कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। आप अपने ऊपर ये जो रिक्वायरमेंट है अप्लाई करके उसके थ्रू प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है। और डिफरेंट मतलब इंडस्ट्री पूछे कि डिफरेंट जो पार्ट रोल प्ले करते हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स भी स्टैंडर्ड में दिए गए हैं। उसमें जैसे फीड प्रोड्यूसर हैं, एनिमल फूड प्रोड्यूसर हैं, हार्वेस्टर्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फूड सर्विसेज हो सकती है, केटरिंग सर्विसेज हो सकती है, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन सर्विसेज हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो सकती है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हो सकती है, सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट हो सकती है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन सर्विसेज हो सकती है, पैकेजिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ और फूड कंटेंट मटेरियल्स हो सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट ये इंडस्ट्री के डिसिप्लिन हैं फूड चेन की। इन सारी चीज़ों पे ये स्टैंडर्ड जेनरिक है और इक्वली अप्लाई होता है। और लेकिन आपको जो प्लानिंग है, आपके कॉन्टेक्स्ट अलग से हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग से हो सकते हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग है, वो आपको क्या करना है। ठीक है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, साइज के, नंबर ऑफ पीपल के रिस्पेक्ट में, बिजनेस के रिस्पेक्ट में, रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना है कि आप छोटी कंपनी हो या फिर आप बहुत लार्ज कंपनी हो, तो आपके ऊपर कोई आपको ये स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इस चीज़ को क्लियर करता है कि आप किसी भी वॉल्यूम में वर्क कर रहोगे किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में, तो आपके ऊपर ये स्टैंडर्ड इक्वली अप्लाई होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्कोप में पॉइंट डिफाइन करता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज की बात करता है जो कि आपको यूज करने हैं इस स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो आप किसी की एक्सपर्टाइज सर्विसेज ले सकते हो, एडवाइजिंग की, ट्रेनिंग की, या फिर कोई टेस्टिंग सर्विसेज ले सकते हो अपने प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, थर्ड पार्टी, या फिर आप कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स यूज कर सकते हो, प्रोसीजर्स यूज कर सकते हो चीज़ों को बेटर करने के लिए या फिर अपने सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के लिए। इस तरह से इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज की बात होती है। तो मैंने जो एग्जांपल दिए वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के दिए। अब इंटरनल भी इसी के रिस्पेक्ट में है, जो पॉइंट्स हमारे इंटरनल्स हो सकते हैं। ठीक है। एक ग्रुप का सीनियर मैनेजमेंट है वो आपको एडवाइस कर सकता है, वो आपकी मेंटरशिप कर सकता है। टेस्टिंग जो है वो आप इंटरनली कर सकते हो। ठीक है। ट्रेनिंग आप इंटरनली भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि हमें इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज करना है जिससे कि हम जो ISO 22000 की रिक्वायरमेंट्स उसको मीट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंस की बात होती है। इस स्टैंडर्ड का कोई नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं मेंशन है ISO 22000 में। ठीक है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन करता है कि कोई भी नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्म्स एंड डेफिनेशन का। ठीक है। टर्म्स एंड डेफिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आप मेरा ISO 9000 का सॉरी 9000 का वीडियो देख सकते हो ट्रेनिंग का। उसमें सारे जेनरिक टर्म्स जो भी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है वो बहुत डिटेलली वहाँ पे समझाया है मैंने। और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे मिलती है कि
पर्टिकुलर जो टर्म्स यूज़ होते हैं, वर्ड्स यूज़ होते हैं स्टैंडर्ड में मैनुअल सिस्टम के, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसको किस तरह से हमें अप्लाई करना है, देखना है अपने सिस्टम पे अप्लाई करते वक्त। यहाँ पर्टिकुलरली जो टर्म्स मैंने मेंशन किए हैं वो है कंटामिनेशन, सीसीपी, एंड प्रोडक्ट, फीड, फूड, फूड सेफ्टी हजार, ओपीआरपी, पीआरपी। ये मैंने इन कीवर्ड्स यहाँ पे लिए हैं आपको ब्रीफ करने के लिए, जो कि एफएसएमएस के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है और आपको यहाँ पे क्लियरली उसको समझना चाहिए। ठीक है, सो चलते हैं। पहला अपना पॉइंट है कंटैमिनेशन का। तो कंटैमिनेशन एक तरह से आपको हजार्ड के रिस्पेक्ट में लेना है। कंटैमिनेशन बहुत बड़ा एक इशू है फूड सेफ्टी को लेके। ठीक है, कंटैमिनेशन कई तरह से हो सकता है। आप आपके एटमॉस्फेयर से भी कंटैमिनेशन हो सकता है, बाई इन्वायरमेंट में आपका ह्यूमन है, एयर है, वाटर है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कंटैमिनेशन को हमें हमें कहीं ना कहीं इससे बचाना है फूड को प्रोसेसिंग करते वक्त। और इसमें क्लियरली स्टैंडर्ड में प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट की बात करता है कि हमारा जो प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए हर तरह से, इन दैट मैनर में, जिससे कि किसी तरह का कंटैमिनेशन हमारे फूड पे प्रोसेसिंग की टाइम पे ना हो। ठीक है, तो ये पहला हमारा कीवर्ड है कंटैमिनेशन का। और कंटैमिनेशन इसलिए भी है, कंटैमिनेशन में ये भी आप देखते हो कि आज की डेट में जो फूड इंडस्ट्री है वो प्रोसेसिंग जो है वो कोशिश करती है कि जहाँ तक हो सके मैक्सिमाइज पोर्शन जो फूड चेन का उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रही है, जिससे चीज़ों को कंट्रोल करना इजी हो, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट हमें मिले जो फूड को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में जो है हमें इस तरह से देखना है कि हमें जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं जहाँ पे हमें कंट्रोल मेजर स्टैब्लिश करने हैं, जिससे कि हम कुछ प्रिवेंट कर पाएँ या फिर रिड्यूस कर सकें कोई सिग्निफिकेंट हजार्ड है, और हम एक एक्सेप्टेंस लेवल को अचीव कर सकें फूड को उस पर्टिकुलर स्टेप में। ठीक है, उसको इस तरह से हमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को समझना है। ठीक है, तो ये रहा अपना क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट हमें इस तरह से समझना है, देखना है कि अगर हमारा प्रोडक्ट एक ऐसे स्टेज में है कि वो किसी फर्दर प्रोसेसिंग स्टेज में ना उसको जाना पड़े या कोई उसमें कोई पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, तो वो हमारे लिए एंड प्रोडक्ट होगा। तो डिफरेंट फूड चेन की डिफरेंट जो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, उसमें एंड प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं। एक फार्मर के लिए उसका एंड प्रोडक्ट है उसके ग्रेन्स। ठीक है, एक पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो पैकेजिंग मटेरियल है उसका। ठीक है, एक मशीन प्रोड्यूसर के लिए उसकी मशीन जो है वो एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, एक फूड मैन्युफैक्चरर के लिए फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि आप टोमेटो केचप बना रहे हो, तो उसके लिए जो केचप है टोमेटो का वो एक एंड प्रोडक्ट है। इस तरह से एंड प्रोडक्ट को समझना है कि एंड प्रोडक्ट है क्या हमारा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट जो बात आती है वो फीड की बात आती है कि फीड कीवर्ड मैंने लिया है कि फीड है क्या। तो फीड का मतलब ये है कि फीड एक सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जो कि हो सकता है प्रोसेस्ड हो, सेमी प्रोसेस्ड हो या फिर रॉ कंडीशन में हो, और जो कि फर्दर यूज होगा जो भी फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनको फेड करने के लिए, मतलब उनको खिलाने के लिए हमें यूज़ करना है फीड को। जब भी हम फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की बात करेंगे तो उनको हमें फीड देना है। ठीक है, जैसे हम अगर कैटल्स की बात करें, जैसे हम मिल्क जिनसे हम लेते हैं, तो उनको हम उनको फीड करते हैं
और ये फीड किस तरह का हो सकता है, वो सिंगल प्रोडक्ट सकता है या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो प्रोसेस्ड हो सकते हैं या फिर प्रोसेस नहीं भी हो सकते हैं, या फिर सेमी प्रोसेस्ड हो सकते हैं, या फिर रॉ हो सकते हैं। इस तरह से हमें फीड को समझना है। और फीड यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्लियरली ये भी डिफरेंशिएट किया गया कि हमें फूड वर्ड किसके लिए यूज़ करना है, फीड वर्ड यूज़ किसके लिए करना है। तो फूड हम तभी यूज़ करेंगे जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के कंजप्शन के लिए यूज़ होने वाला हो, ठीक है। ठीक है। और फीड वर्ड हम तभी यूज़ करेंगे जबकि कोई फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, उसके लिए यूज़ करना हो हमें, ठीक है। सो फूड में जब भी बात आएगी तो उसमें ह्यूमन फूड भी आता है, एनिमल फीड्स भी आते हैं, एनिमल फूड्स भी आते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर रखना है आपको, फूड में क्या क्या चीज़ आती है। पर्टिकुलरली जब फीड की बात करेंगे तो हम तभी करेंगे जब हम ऐसी चीज़ खिलाने जा रहे हैं किसी एनिमल को जो कि हमें किस तरह का फूड प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट में बात आती है एनिमल फूड की, कि एनिमल फूड हम तब बात करते हैं जो कि हम अ, ऐसे एनिमल को खिला रहे हैं जो कि फूड प्रोड्यूसिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि पेट्स को हम कोई खाना खिलाने जा रहे हैं तो वो एनिमल फूड की कैटेगरी में आता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो फूड का हमने लिया है कि वर्ड फूड क्या चीज़ है। तो फूड की जो डिफिनीशन स्टैंडर्ड में दी है वो इंग्रेडिएंट से बात करता है, जो कि प्रोसेस हो सकता है, सेमी प्रोसेस हो सकता है या फिर रॉ हो सकता है। और उसका जो इंटेंशन है फूड का वो होगा कंजप्शन। इसमें ड्रिंक, च्युइंग के लिए च्युइंगम भी हो सकता है, और फर्दर या फिर कोई इस तरह का सब्सटेंस हो सकता है जिसको हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, या फिर प्रिपरेशन के लिए हमें यूज़ करना है, या फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना है फूड के, ठीक है। तो इस तरह से फूड को हमें समझना है। ठीक है। लेकिन फूड में जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, अ, या फिर ड्रग्स हैं, इनको हमें फूड में नहीं लेना है, ये फूड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी का मीनिंग या फिर जो आप इससे समझ सकते हो फूड सेफ्टी हम कब कहेंगे, यूज़ करेंगे कि फूड सेफ है। तो हमें एक एश्योरेंस देना होता है कि जो भी फूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाई एनी मीन्स ऑफ फूड चेन, वो हर तरह से सेफ है और किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगा वो हेल्थ के ऊपर अगर उसको फर्दर प्रिपेयर किया जाए या कंज्यूम किया जाए किसी भी कंज्यूमर के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल उसको यूज़ करता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे फूड सेफ्टी में एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये समझने वाली है कि जब भी हम बात करते हैं कि फूड सेफ्टी हजार्ड की किसी तरह का अकरेंस को इसमें हम हजार्ड को नेगलिफाई करते हैं या फिर उससे इंश्योरेंस एश्योर करते हैं कि इस कोई भी फूड सेफ्टी हजार्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो भी इसके एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे होंगे। तो हम कभी इसमें ये चीज़ नहीं इंक्लूड करते हैं कि माल न्यूट्रिशन को भी हम नहीं क्लेम करते हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन एक अलग चीज़ है, वो इसमें नहीं कवर होता है फूड सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और फूड सेफ्टी जो टर्म है ये मतलब फीड के लिए भी यूज़ होता है और साथ ही साथ एनिमल फूड्स के लिए यूज़ होता है, कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली फूड में के डिस्क्रिप्शन में डिफाइन किया था कि फीड क्या चीज़ है, फूड क्या है और एनिमल फूड क्या है, ठीक है। तो ये था फूड सेफ्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है फूड सेफ्टी हजार्ड। तो फूड सेफ्टी हजार्ड में बेसिकली जो साइंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एजेंट, जो कि फूड में प्रेजेंट हो सकते हैं और जिनकी वजह से कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट आ सकता है, अ, उसको हम
आइडेंटिफाई करते हैं HACCP के थ्रू, ठीक है, या फिर और भी हमारे जो टेक्निक्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके थ्रू इन पैरामीटर्स को बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट के जो रिक्वायरमेंट है उनके रिस्पेक्ट में उनकी कंट्रोलिंग है, वो सारी चीज़ें फूड सेफ्टी हज़ार्ड में कवर होती हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल और केमिकल और फिजिकल एजेंट हज़ार्ड के पैरामीटर्स हैं, जो अगर जिनकी जो लिमिटेशंस हैं इनकी क्वांटिटी की, उसको हमें रेगुलेट करना होता है, कितना हम करते हैं उसको हमें डिक्लेयर करना होता है, और जैसी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी की डिक्लेरेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हो इनके प्रेजेंस को, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, हजार्ड को हमें रिस्क से नहीं कंपेयर करना है, ठीक है। हजार्ड एक अलग चीज़ है जो सेफ्टी के रिस्पेक्ट में यूज़ होती है, रिस्क एक अलग चीज़ है, अभी हम आगे समझेंगे रिस्क कहाँ पे क्यों यूज़ होता है। जैसे रिस्क अभी मैंने पहले भी बताया था, एक ऑपरेशनल है, एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क है, रिस्क के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हजार्ड हम स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे फूड सेफ्टी को लेके, यहाँ पे हम फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में कंसर्न्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें हजार्ड स्पेसिफिकली यूज़ करना है, ठीक है। और रिस्क का मतलब ये है जहाँ पे भी कोई प्रोबेबिलिटी है कोई एडवर्स इफेक्ट के आने की और या फिर कोई सीवियरिटी है किसी कोई इफेक्ट की, तो वो रिस्क हमें आइडेंटिफाई, मान लीजिए एक हजार्ड आपने आइडेंटिफाई किया, एक पोस्ट शिपमेंट कंडीशन में आपने डिलीवर कर दिया अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक, तो वहाँ पे आपने रिस्क एक देखा कि किसी तरह की प्रोबेबिलिटी है एडवर्स हेल्थ इफेक्ट को लेके, या उसकी जो सीवियरिटी है उसकी वजह से जो फर्दर उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो डेथ हो सकती है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ सकता है एंड यूजर्स को। उस केस में हम रिस्क एसोसिएटेड जो रहती हैं उसको उस तरह से असेसमेंट करते हैं, ठीक है। हजार्ड जो है वो हमारा फूड सेफ्टी कंप्रोमाइज हुआ, वो किस वजह से हुआ, वो हमारा हजार्ड होगा, ठीक है। इसके साथ ही फूड सेफ्टी हजार्ड्स में ही किसी भी तरह की एलर्जेंस है, ठीक है, रेडियोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं, अगर वो भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में ऐड हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका कोई इफेक्ट है आपके प्रोडक्ट पे, तो वो भी फूड सेफ्टी हजार्ड में काउंट होगा। तो यहाँ तक रही फूड सेफ्टी हजार्ड की बात। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम की बात है। तो जैसे मैंने पहले ब्रीफ किया, आपके क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, क्या उसके कॉम्बिनेशन आप कंट्रोल मेजर्स के अप्लाई कर रहे हो जिससे कि आप प्रिवेंट और रिड्यूस करना चाहते हो किसी तरह के फूड सेफ्टी हजार्ड को, अ, और उसको जो हजार्ड है उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक हमें अगर पहुंचाना चाहते हो तो क्या कॉम्बिनेशन हमको यूज़ करना है कंट्रोल मेजर का, उसमें क्या क्या एक्शंस क्राइटेरिया हमारी क्या होंगी, और मेजरमेंट हम कैसे करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन हम कैसे करने वाले हैं, जो कि हमें एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल जिसके थ्रू हमें प्रोसेस का कर सकें, प्रोडक्ट का कर सकें। तो ये सारी चीज़ों का जो कंबाइंड मैट्रिक्स हमने डेवलप करना है वो एक ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम के थ्रू हमें डेवलप करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, ठीक है। अभी हमने ऑपरेशनल की बात की, ठीक है, जो हमारा OPRP है, ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। अभी हम प्री रिक्विजिट प्रोग्राम की बात करेंगे। PRP जो है, PRP बेसिकली हमारा बेसिक क्राइटेरिया है किसी चीज़ को करने का, जो कि ज़रूरी है फूड चेन के लिए,
कि वो फूड सेफ्टी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको इंश्योर करने के लिए, अश्योर करने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट बन के निकले वो वो सही निकले, और फूड सेफ्टी कहीं ना कहीं उससे कोई कंप्रोमाइज़ हमारा ना हो। ठीक है। और पीआरपी जो हमारा है, ये जो अप्लीकेबल होता है ये पूरी फूड चेन पे होता है। और स्टैंडर्ड में इसके बारे में और एग्जांपल देते हुए बोलता बताता है कि फूड चेन की जब हम बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जीएपी की बात करते हैं, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की बात करते हैं। वेटरनरी प्रैक्टिसेस में हम गुड वेटरनरी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जीवीपी। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, गुड हाइजीन प्रैक्टिस की बात करते हैं, गुड प्रोडक्शन प्रैक्टिस की बात करते हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस की बात करते हैं, साथ ही साथ गुड ट्रेडिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो ये मतलब ये जो प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है पीआरपी, ये थ्रू आउट द फूड चेन हमें इंश्योर करना होता है और नेसेसरी होता है इसको, इस पे एश्योरेंस देना, जिससे कि हम फर्दर फूड सेफ्टी को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी। ये जो मैट्रिक्स के क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पेक्ट में हम जब बात करेंगे, जब मैट्रिक्स की बात करेंगे जहाँ पे मेजरमेंट और क्या कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है, क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कैसे कंट्रोल होंगी, क्या डेटा जनरेट करना है, तो वो जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे ओपीआरपी की बात होगी, ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम की। हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करेंगे, एक कंप्लीट प्रोसेस के लेवल पे बात करेंगे, जो कि एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है फूड चेन की मेंटेन करने के फूड सेफ्टी के लिए, जो कि मैंने बात की गुड प्रैक्टिसेस की, तो वो प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम में कवर होगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में क्लियर रहना है। ठीक है। जब बहुत डिटेल बैनर में हम अ, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। क्या चीज़ें कैसे होनी है, कब होनी है, किस तरह से होनी है, क्या चीज़ के लिए चाहिए, उसके लिए चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है। और क्या डेटा जनरेट करना है, जब इतनी डिटेल में हम जाएंगे तो वो ओपीआरपी होगा। जब हम जेनरिक मैनर में बात करेंगे फूड चेन में, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक प्रोसेस लेवल पे, तो वहाँ पे प्री रिक्विजिट प्रोग्राम की बात होगी। ठीक है। जहाँ पे गुड प्रैक्टिसेस की बात होगी। ठीक है। तो ये दोनों के डिफरेंसेस थे, डेफिनेशंस थे। आगे चलते हैं। तो इस इतने कीवर्ड्स मैंने अभी कवर किए थे अपने टर्म्स एंड डेफिनेशंस में। यहाँ तक हमारा थर्ड क्लॉज था। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। यहाँ से अपना फोर्थ क्लॉज स्टार्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जो हमारा अमेंडमेंट है 2024 का, बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेके स्टैंडर्ड में उसके कुछ पॉइंट्स जो अमेंडमेंट्स के हैं वो मैंने यहीं पे हाईलाइट किए हुए हैं एज पर गिवन इन द अमेंडमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। वो अभी मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा आगे। वो यहाँ पे आप पर्पल कलर में जो हाईलाइटेड है वो क्लाइमेट चेंज को लेके हैं, वो अभी मैं वो ब्रीफ करूँगा। ठीक है। तो ज़्यादा कोई कहीं पे चेंज नहीं है स्टैंडर्ड में, जस्ट 4.1 और 4.2 जो क्लॉज है, इसी सेम फोर्थ क्लॉज का कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में उसमें ये चीज़ें ऐड की गई हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें फुलफिल करनी है। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, external and internal issues, identify, review and update information, relevancy of climate change। ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब भी भू मैनेजमेंट सिस्टम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हो और उसके बारे में प्लान करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात आती है कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज क्या हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप समझ सकते हो। इंटरनल इश्यूज जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल इशू जो आपके ऊपर अप्लीकेबल हैं, जो कस्टमर एंड से आती हैं, रेगुलेशंस एंड से आते हैं, इन्वायरमेंटल आती हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करता है एक्सटर्नल इशू में। सो जब भी हम कॉन्टेक्स्ट अपना ऑर्गेनाइजेशन का सोचें, डिज़ाइन करें, तो इनको इन डेप्थ मैनर में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्टेक्स्ट को समझ लें कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ टारगेटेड पीरियड, फॉर अ मेजरेबल पीरियड हमारे क्या कॉन्टेक्स्ट होंगे, हमारे ऊपर क्या इंटरनल इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे, क्या एक्सटर्नल इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे ही हम इनको आइडेंटिफाई करना है, साथ ही इनको रिव्यू भी करना है और उनको अपडेट भी करना है। जैसे मैंने एक टाइम फ्रेम की बात की कि हमने एक हमारा मेजरमेंट पीरियड होगा, हमारा एक टारगेट पीरियड होगा, ठीक है। जब जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, क्या हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं, तो ये समय के साथ आपको इनको आइडेंटिफाई करते रहना है, अपडेट करते रहना है और रिव्यू भी करते रहना है। और जो ये इश्यूज हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि जो इश्यूज हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में इसको इश्यूज को आप देखोगे, तो जब आप किसी कोई रिस्क होता है तो उसको अगर आप ओवरकम कर सकते हो उस रिस्क को, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती है अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो इश्यूज को हमेशा इस तरह से देखना है कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। हर रिस्क आप अपॉर्चुनिटी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी आप एक मतलब ट्रुथ है। तो कहाँ तक एक आप रिस्क को कन्वर्ट कर सकते हो अपॉर्चुनिटी में, ये आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज हैं उसके कुछ मतलब एग्जाम्पल्स हैं, भी स्टैंडर्ड्स में बताए गए हैं कि कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि उसमें लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, कॉम्पिटिटिव है, मार्केट है, कल्चरल है, सोशल है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, फूड फ्रॉड्स हैं, फूड डिफेंस है, इंटेंश इंटेंशनल कंटेमिनेशन है, नॉलेज है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, लोकल, ठीक है। तो आप किसी भी मतलब लेवल में काम कर रहे हो, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हैं जो आपके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। कुछ इसमें से इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। जैसे इंटेंशनल कंटेमिनेशन की बात करेंगे तो वो एक इंटरनल इशू है। नॉलेज और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो एक इंटरनल इंटरनल इशू है, ठीक है। साथ ही साथ कोई फूड फ्रॉड है, वो भी एक इंटरनल इशू है। कल्चरल, सोशल, ये जो चीज़ें हैं ये भी एक इंटरनल इशू है। इसके अलावा लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव मार्केट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फूड डिफेंस, ये सारे जो हैं ये एक्सटर्नल इश्यूज हैं। तो इस पे डिटेल आपको रिव्यू करना है चीज़ों को, ठीक है, कि आप कैसे टेक केयर करोगे इन इश्यूज को, कैसे आप डील करोगे विद टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी 4.1 क्लॉज में डिफाइंड है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मैंने यहाँ तक बात करी अभी 2018 के स्टैंडर्ड का जो अपना ISO 22000 है, अब इसमें जो 2024 का अमेंडमेंट है उसमें जो ऐड की गई है, तो उसमें जो चीज़ें आई हैं उसमें है, यहाँ पे ऐड है रिलेवेंसी ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो रिलेवेंसी ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो मीनिंग है वो इस तरह से समझना है कि
किस तरह से दो चीज़ें हैं इसमें। पहला क्लाइमेट चेंज को डील करने में, एक तो क्लाइमेट चेंज को हम जो हमारे प्रोसीजर्स की वजह से, हमारे ऑपरेशंस की वजह से, हमारी कंपनी की वर्किंग की वजह से जो भी क्लाइमेट चेंज की कंडीशन जनरेट हो रही है, जितना भी हमारा क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है हमारी वर्किंग की वजह से, जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, और किसी भी फॉर्म में उसका जो भी चेंज्ड वर्जन है जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं अ, हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको कैसे हमें कम करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में एक एश्योरिटी है कि हमें क्लाइमेट को सेफ बनाना है, सेव करना है कहीं ना कहीं। तो वो हमें चीज़ें करनी है, और उसके साथ ही साथ जो हमारी हम हमारा बिजनेस है, हमारी हमारा जो हमारी कंपनी का एग्जिस्टेंस है उस पे क्या इफेक्ट आ सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, जैसे फूड चेन की बात करें तो अ, सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अ, बहुत बड़ा इफेक्ट आता है जो भी आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वेदर कंडीशंस हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं आज की डेट में। तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ सकता है आपके बिजनेस पे, उसको भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रिलेवेंसी वर्ड यूज़ किया क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को अच्छे से आपको समझना है कि हमारे बिजनेस की वजह से क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट आता है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उस इफेक्ट को। और सेकंड है कि हम एज अ बिजनेस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या असर आ सकता है, उसको हमें इन डिटेल मैनर में रिव्यू करना है फॉर अ टाइम पीरियड। मतलब हमें एक टारगेटेड टाइम पीरियड लेना है, उसमें उसके इफेक्ट्स को रिव्यू करना है, उस पर हमें जो भी हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस हो सकते हैं या फिर हमें करेक्टिव एक्शंस हम उस पर क्या ले सकते हैं, हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है, उन सारी चीज़ों को इन डेप्थ मैनर में रिव्यू करना है, अपडेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है बेसिकली यहाँ 4.1 क्लॉज में कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का एडिशन है जो भी अमेंडमेंट आया है 2024 का। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। ठीक है, इसमें जो पॉइंट मैंने लिया है वो है रिलेवेंट टू एफएसएमएस एंड देयर रिलेवेंट रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई, रिव्यू एंड अपडेट, और जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो इंटरेस्टेड पार्टी के बारे में इन डिटेल आपको समझना है तो मेरा जो ISO 9000 का ट्रेनिंग है आप उस पर जाके उसको अच्छे से देख लो, जैसे मैंने पहले ही रेफरेंस दिया। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वर्क करने जाते हो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स की बात है मैनेजमेंट सिस्टम की, तो वहाँ पे जितनी बेसिक्स आपकी अच्छी रहेगी उतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर पाओगे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का मैनेजमेंट सिस्टम हो। जैसे कि यहाँ पे हम फूड चेन के रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ISO 22000 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्लियरली मैंने इंटरेस्टेड पार्टी को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि इंटरेस्टेड पार्टी कौन लोग होते हैं, किसको हम इंटरेस्टेड पार्टी कहते हैं। ठीक है, सो हमें ये ध्यान देना है जब भी हम इंटरेस्टेड पार्टी की यहाँ पे बात करें 22,000 में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, कि कौन कौन से लोग हमारे लिए रिलेवेंट हो सकते हैं हमारे एफएसएमएस के लिए। पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड पार्टीज के बारे में बता दूं। तो इंटरेस्टेड पार्टी में आपके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, आपके कस्टमर्स भी आते हैं, आपके वेंडर्स भी आते हैं, जो लोग भी एसोसिएटेड हैं आपके फूड चेन के वर्क के लिए, आपके फूड प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सारे रिलेवेंट हैं एज ए इंटरेस्टेड पार्टी। और आपका जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरा रिलाई करेगा उनकी प्रेजेंस पे, उनकी वर्किंग पे,
उनके परफॉर्मेंस पे, ठीक है, साथ ही साथ उनके अकाउंटेबिलिटी पे फूड सेफ्टी को लेके। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि हमारे लिए कौन से रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है, तो उसके साथ ही साथ उनकी जो रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर भी हमें रिव्यू करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको सेटिस्फाई करना है उनकी रिक्वायरमेंट को, जिससे कि आप सस्टेनेबल मैनर में वर्क कर सको, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सको, चीज़ों को अकाउंटेबल कर सको और डिक्लेयर कर सको अपनी कंफर्मिटी को एफएसएमएस को लेकर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अलग से इंटरेस्टेड पार्टीज को एक पॉइंट में हाईलाइट किया हुआ है। तो इस चीज़ को समझना है आपको कि आप कैसे इसको ओवरकम करोगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनरली टॉप मैनेजमेंट के थ्रू होता है। जो भी टॉप मैनेजमेंट होता है वही इन चीज़ों पे एक एक्शन प्लान बना सकता है, ठीक है। और जब तक टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप और कमिटमेंट नहीं रहेगी तो ये चीज़ें उतनी अच्छी नहीं डेवलप हो सकती हैं। और ये सब बेसिक्स हैं एफएसएमएस की। तो ये बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर बेटर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक बात रही इंटरेस्टेड पार्टी की। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट अपना जो है वो है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द एफएसएमएस, ठीक है। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, एक सेकेंड, साथ ही साथ जो हमारा लास्ट पॉइंट था इंटरेस्ट पार्टीज के रिस्पेक्ट में, वो हमारा जो रिवीजन है 2024 का, उसमें जो अमेंडमेंट है उसका एक पॉइंट इस क्लॉज में ऐड किया है, वो है क्लाइमेट चेंज रिक्वायरमेंट। तो हम जो रिलेवेंसी की इससे पहले वाले क्लॉज में बात की क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि पर्टिकुलर कौन से क्लाइमेट चेंज की रिक्वायरमेंट्स है जो कि रिलेवेंट है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम क्लाइमेट चेंज का की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ सकता है, और साथ ही साथ हमारे बिजनेस की वजह से क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। वो चीज़ों को यहाँ पे भी इंक्लूड करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। तो जब भी आप क्लाइमेट चेंज के लिए सोचें, चीज़ों को डेवलप करें अपने सिस्टम में, तो आपको इन डिटेल जानना है एज अ सप्लाई चेन, एज अ फूड चेन, और कंबाइंड मैनर में चीज़ों को रिव्यू करना है, आइडेंटिफाई करना है और इसके ऊपर हमें एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है। तभी वो एक कॉन्टेक्चुअल मैनर में चीज़ें कवर होंगी और एक बेटर हम जो हमारा प्रिवेंशन है चीज़ों को लेके, किसी तरह के रिस्क को लेके या बेटरमेंट को लेके, सारी चीज़ें फ्लो हो पाएंगी। तो ये दो जगहों पे मतलब क्लाइमेट चेंज की बात है, ठीक है। मुझे आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ एफएसएमएस, applicability and boundaries, products, services, processes, production sites with influencing activities towards end product food safety and documented। सो जब हमने इंटरेस्टेड पार्टीज के बारे में चीज़ें कर ली, हमने इंटरनल एक्सटर्नल इशूज के बारे में चीज़ें कर ली, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बात आती है कि स्कोप हमारी कंपनी का क्या है, ठीक है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। तो इसमें जो चीज़ें कवर करनी है वो पहला हमारा जो हमने इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज कवर किए हैं उसको हमें कंसीडर करते हुए स्कोप को अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना है। सेकंड, जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट्स थी, रिलेवेंसी थी, उसको भी कंसीडर करना है। उसके बाद हमें एफएसएमएस का स्कोप जो हमारा निकल के आएगा वो हमें फाइनल करना है।
स्कोप में जो चीज़ें हमें कवर करनी है वो हमारी बेसिकली बाउंड्रीज होगी हमारे फूड मैनेजमेंट सिस्टम की, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, कि हम कहाँ तक हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चीज़ों को कवर करेगा, कहाँ तक हम अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी, प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगी, प्रोडक्शन साइट्स इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इस चीज़ को भी हमें मेंशन करना है। इसके साथ ही साथ जो चीज़ें हमारी फूड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जो भी हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी कंपनी का एंड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मैनर में हो या फिर सर्विसेज मैनर में हो, उसको अगर किसी तरह का उसकी फूड सेफ्टी को कोई ना कोई एक्टिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है या फिर कोई प्रोसेस इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट सर्विसेज आप परचेस कर रहे हैं, उसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट आ सकता है आपके एंड प्रोडक्ट पे, कंपनी के फूड सेफ्टी को लेके, तो उस चीज़ों को हमें कवर करना है अपने स्कोप में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, और वो हमारी बाउंड्री जो होगी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसमें उसको उस चीज़ को लेना है, उसको कवर करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक थर्ड पॉइंट रहा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद नेक्स्ट जो है उस पर चलते हैं। उसमें बात है एफएसएमएस की, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो उसमें जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं वो हैं एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन, अपडेट, कॉन्टली इम्प्रूव, प्रोसेस विद देयर इंटरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लियरली कहता है कि आपको एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है, अपडेट करना है और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना है। और आपके पास इस फूड में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में सारी प्रोसेस होना चाहिए, साथ ही साथ उनके जो भी इंट्रैक्शंस हैं, उनकी कंट्रोलिंग है, वो सारी चीज़ें आपको इस फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कवर करनी है। और ये जो सारी चीज़ें होंगी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो एज पर जिस स्टैंडर्ड मतलब ISO 22000 के की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ तक अपना फोर्थ क्लॉज की बात रही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं जो कि फिफ्थ क्लॉज है। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ इसी फोर्थ क्लॉज के अंडर में। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये चीज़ें बिना डॉक्यूमेंटेशन के नहीं हो सकती हैं। ठीक है, लोग आज कोशिश करते हैं मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाए, हमें प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, मैनुअल्स ना बनाने पड़े और उसके बिना ही हम एक मैनुअल सिस्टम को इस्टेब्लिश कर सके, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे जैसे कि आप पर्सनल लाइफ में डॉक्यूमेंट्स अपने बनाते हो, आप नोट्स बनाते हो, जो चीज़ें आप लर्न करते हो, सीखते हो। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट डेवलप करते हो, जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, आप उनको प्रॉपरली मेंटेन करते हो। आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के हैं, जॉब के हैं। ठीक है, या फिर कोई पॉलिसी आपने इंश्योरेंस के लिए मेडिकल पॉलिसी ली, या फिर आपकी मेडिकल पॉलिसीज कोई हैं, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं स्टोर करते हो। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते हो। तो जैसे वो पर्सनल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन जब आप कंपनी के रिस्पेक्ट में आते हो तो हर चीज़ें मतलब एक जो भी प्रोसीजर्स हैं, चीज़ों को करने का, रिकॉर्ड जनरेशन का, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और रिकॉर्ड्स आपको जनरेट करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे पर्सनल लाइफ में चीज़ें इन्वॉल्व हैं लेकिन वो बहुत माइनर लेवल पे होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सिंगली लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ईजिली मैनेज कर सकते हो। लेकिन आप जब लार्ज स्केल पे कंपनी के लेवल पे आप चीज़ों को लेके जाते हो तो वहाँ एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो कि रिक्वायर्ड है प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्थ क्लॉज को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, वो है फिफ्थ क्लॉज।
सो नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है वो है लीडरशिप क्लॉज। तो पहला से लीडरशिप में जो पॉइंट है वो है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं, इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपैटिबिलिटी, integration of FSMS objective and policy, resources availability, communicating importance, evaluating and maintain, directing, supporting, promoting and other supporting। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स मैंने लिए हैं। ठीक है, तो जब हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम क्लियर हो जाते हैं, हमारे पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हम चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो हमारी इम्पोर्टेंस के बाद आती है वो है लीडरशिप की। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा लीडरशिप एंड कमिटमेंट का है। ठीक है, तो लीडरशिप कमिटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लीडरशिप हमें हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के हर उसमें चाहिए होती है, टॉप मैनेजमेंट से लेके जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनके हेल्पर्स हैं, वहाँ तक हमें लीडरशिप क्वालिटीज उनमें हमें ऐड करनी होती है। उनसे कमिटमेंट हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कमिटेड अपने वर्क को लेके, तभी जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके वो इफेक्टिव हो सकता है और हम परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर सकते हैं। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो इसीलिए ये फिफ्थ क्लॉज है स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो पहला जो फाइव लीडरशिप कमिटमेंट में पहला जो कीवर्ड्स मैंने लिया है तो वो उसमें टॉप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बात करता है कि उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना है टॉप मैनेजमेंट को लीडरशिप और कमिटमेंट को वो किस तरह से वो कर सकते हैं। उसके लिए जो पहला पॉइंट स्टैंडर्ड में है वो है फूड सेफ्टी पॉलिसी। फूड सेफ्टी पॉलिसी आपको डेवलप करनी है और उससे इंश्योर करना है कि जो हमारा कमिटमेंट है फूड सेफ्टी को लेके वो कैसा रहेगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ ही साथ हमारी सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रॉपरली हमें डेवलप करना है। ठीक है, साथ ही साथ उसको इस्टेब्लिश करना है कंपनी में थ्रू आउट दैट, और साथ ही साथ उसको कंपेटेबल होना चाहिए। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के, उसके साथ वो अलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात है कि एटलीस्ट सारे जो वर्कर्स हों, जो भी आपकी टीम ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 पीपल वर्क कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, तो उनको जो हमारी फूड सेफ्टी पॉलिसी है कंपनी की या फिर फूड सेफ्टी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो वो क्लियरली पता होने चाहिए। तभी जाके वो जो लीडरशिप एंड कमिटमेंट के थ्रू हम चीज़ों को हमारी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है लीडरशिप एंड कमिटमेंट की उसको हम इस्टेब्लिश मानेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी आपसे किसी भी एम्प्लॉय से पूछ सकता है व्हाट इज़ योर फूड सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, या फिर व्हाट इज़ योर फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव एज ए कंपनी। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए तभी चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं और कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट डिमॉन्स्ट्रेट कर पाता है अपनी लीडरशिप और कमिटमेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसके साथ ही साथ जो भी हमारा एफएसएमएस हम डेवलप करेंगे उसका इंटीग्रेशन जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हमने डेवलप करेंगे। ठीक है, जो प्रोसीजर के फॉर्म में हो, पॉलिसीज़ के फॉर्म में हो, मेथड्स के फॉर्म में हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, रिकॉर्ड के फॉर्म में हो, डेटा के फॉर्म में हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमें इंटीग्रेट करनी है, टॉप मैनेजमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि इंटीग्रेशन अच्छे से जो एफएसएमएस का है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का है वो थ्रू आउट द बिजनेस प्रोसेसेस वो अच्छे तरीके से हो चुका है उसका इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है इन सारी चीज़ों जो हमने अभी डिस्कस की लीडरशिप एंड कमिटमेंट में, इस्टेब्लिशमेंट की, इंटीग्रेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की, उसके रिस्पेक्ट में रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है।
तो टॉप मैनेजमेंट को इन रिसोर्स जो नीडेड हैं उनको अवेलेबल कराना है, उसको इंश्योर करना है कि हर तरह से जो रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेगी हमें वो अवेलेबल हों रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे, टीम के पास, पीपल के पास। ठीक है, इसके बाद जो लीडरशिप कमिटमेंट के अंदर टॉप मैनेजमेंट को का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसमें है कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि हर जो इंडिविजुअल है उसको ये पता हो कि जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है और उसके साथ साथ उसकी जो कन्फर्मिटी है, रिक्वायरमेंट्स है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, या फिर आपको क्यों उसके ऊपर चीज़ें बता रहे हैं या फिर नॉलेज कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहे हैं, कैसे वैल्यू ऐड करेगी कंपनी के अंदर। इस चीज़ को कम्युनिकेट करना है टॉप मैनेजमेंट को अपनी टीम्स के साथ, कंपनी के सारे इंडिविजुअल के साथ, और साथ ही साथ जो अप्लीकेबल स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या फिर कस्टमर के साथ कुछ म्यूचुअल एग्रीड रिक्वायरमेंट्स हैं फूड सेफ्टी को लेके, उनको भी हमें अपने कंपनी के अंदर अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना है सारी टीम्स को, इंडिविजुअल्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि हमें जो FSMS है उसको अच्छी तरीके से इवेल्युएट करना है, मेंटेन करना है, जिससे कि हम इंटेंडेड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है, इसमें जो अभी हमने बात करी इवेल्युएशन और मेंटेन करने की बात की, जिससे कि हमें इंटेंडेड रिजल्ट्स मिल सकें, हम अचीव कर सकें, वो हमें कहीं ना कहीं फर्दर हेल्प करेंगे जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है और ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जस्टिफाई करने में कि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है उसके पैरेलल हम कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं जब हम इवेलुएट और मेंटेन करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन की बात आती है टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप एंड कमिटमेंट के रिस्पेक्ट में, वो है डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग की। ये डायरेक्टिंग और सपोर्टिंग हर इंडिविजुअल को करना है टॉप मैनेजमेंट को, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सके इफेक्टिवनेस को लेके सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की, कि लीडरशिप को, टॉप मैनेजमेंट को थ्रू लीडरशिप, थ्रू कमिटमेंट प्रमोट करना है इम्प्रूवमेंट को कॉन्टिन्यूअली। ठीक है, जिससे कि जो हमारा परफॉर्मेंस है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का वो बेटर हो सके, हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सके। और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिकली ये है कि हम हमारा एक ही इम्पॉर्टेंट टूल है, इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है कि हम जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की वो बेटर बना सकते हैं। तो इस एडवांटेज का हमें अगर हमें चाहिए इस एडवांटेज को फुलफिल करना है, इस एडवांटेज को लेना है, तो उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को ड्राइव करना पड़ेगा। और सेम यहाँ पे भी इसीलिए प्रमोट करने की बात कह रहा है स्टैंडर्ड, कि आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को बाय लीडरशिप एंड कमिटमेंट की जो कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के अंदर एक प्रमोशनल वे में है थ्रू टॉप मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप एंड कमिटमेंट में, उसमें स्टैंडर्ड डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बात करता है टॉप मैनेजमेंट की, कि टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करना है जो भी मैनेजमेंट रोल्स हैं, जिससे कि वो फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए, वो पर्टिकुलर मैनेजर्स या फिर जो भी टीम लीडर्स हैं अपनी वर्किंग में लीडरशिप, जिसमें जो भी उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे जो चीज़ें हैं जो अभी तक टॉप मैनेजमेंट चीज़ें कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, या फिर इवेलुएट मेंटेन करने की बात कह रहा है, कम्युनिकेशन की कम्युनिकेट कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, इंटीग्रेशन इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो भी मैनेजर्स हैं
जो भी टीम लीडर्स हैं, और वो चीज़ें भी, इन चीज़ों को फर्दर प्रमोट करें कंपनी के अंदर, अपनी टीम्स के अंदर, जो भी उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, जिससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है विथ रिस्पेक्ट टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वो इनहेंस हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इस क्लॉज में। आगे चलते हैं। इसके बाद जो बात है वो है पॉलिसी की बात। यहाँ पे बात हो रही है इस्टेब्लिशिंग द फूड सेफ्टी पॉलिसी। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं EIM, purposeful and contextualized, framed in respect to objectives, commitment। कमिटमेंट में जो पॉइंट्स हैं वो है फूड सेफ्टी की, कंट्रोल इम्प्रूवमेंट की, कॉम्पिटेंसी की, कम्युनिकेशन की। यहाँ तक मैं आपको रीड करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने लीडरशिप एंड कमिटमेंट समझ लिया। लीडरशिप के अंदर अभी हमारा सेकंड पॉइंट पॉलिसी आता है। तो इसमें जो है स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इस्टेब्लिश करना है फूड सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर ही बात करी थी सेफ्टी पॉलिसी की, तो यहाँ पे फूड सेफ्टी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है स्टैंडर्ड, कि हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना है फूड सेफ्टी पॉलिसी। फूड सेफ्टी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जो भी पर्पस है, कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ फूड सेफ्टी पॉलिसी में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसके थ्रू जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फूड सेफ्टी को लेके, बिजनेस को लेके, उसको हम कहीं ना कहीं फ्रेम कर सकें, उसमें हम सेटिंग दे सकें, जिसमें हम कैसे उसको रिव्यू करेंगे, कैसे चीज़ों को इवेलुएट करेंगे, फर्दर रिव्यू करेंगे। तो ये चीज़ें भी फूड सेफ्टी पॉलिसी में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कमिटमेंट की बात, कि हमारा जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है और उसके थ्रू जो हमने फूड सेफ्टी पॉलिसी उसमें डेवलप की है, उसके रिस्पेक्ट में हमें एक कमिटमेंट देनी होती है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम मेंबर, एज अ इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उसको हम उस पर एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में वर्क करेंगे, और चीज़ों को जो भी हमारे सिस्टम कंपनी ने डेवलप की हैं और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो डे टू डे वर्किंग है उसके जो प्रोसीजर्स हैं, मैनुअल्स हैं, उनको हम अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, फूड सेफ्टी को लेके, उनको हम इंश्योर कर सकें, उस पर हम एक कन्फर्मिटी शो कर सकें, डिक्लेरेशन दे सकें और सेटिस्फाई कर सकें उस नीड को। ठीक है, इसके बाद फूड सेफ्टी पॉलिसी में ही हमें जो हमारी फूड सेफ्टी पॉलिसी है उसको हमें कम्युनिकेट करना है अच्छे तरीके से, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। जो हमारे इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज है, उनको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले क्लॉज में बताया। तो उनको फूड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, तभी चीज़ें अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और साथ ही साथ जो हमारा फूड सेफ्टी में जो नेक्स्ट पैरामीटर्स हमें कवर करना है वो है कमिटमेंट का, क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट को लेके फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। ये पैरामीटर भी हमें फूड सेफ्टी पॉलिसी में कवर करना है। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि हमें इंश्योर करना है कॉम्पिटेंसी, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए या फिर रिसोर्सेज होने चाहिए, जिससे कि हम फूड सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो पॉलिसी बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट है जो आपको शॉर्ट पैराग्राफ में बनाना होता है, जिससे कि हर इंडिविजुअल उसको अच्छे तरीके से याद कर सके। ठीक है, डे टू डे वर्किंग में किसी के पूछने पे बता सके।
ठीक है, और उसको आप एक टाइम सेम मैनर में डिस्प्ले कर सको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे चीज़ें कमिटमेंट की तरफ जाएं, ठीक है, लीडरशिप की तरफ जाएं। इस तरह से हमें अपनी पॉलिसी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये अपना पॉलिसी के अंदर पहला पॉइंट था, एस्टेब्लिशिंग द फूड सेफ्टी पॉलिसी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिकेटिंग द फूड सेफ्टी पॉलिसी, अवेलेबल, मेंटेन्ड, डॉक्यूमेंटेड, कम्युनिकेटेड, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड, ठीक है। तो अब जब हम भी चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात आती है फूड सेफ्टी में वो है कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहला है उसमें है कि वो अवेलेबल हो, अवेलेबल जैसे मैंने बताया डिस्प्ले करने के लिए तो वो अवेलेबल होनी चाहिए। मेंटेन होनी चाहिए, मेंटेन मतलब कि वो ऐसा ना हो कि कोई पुरानी आपने फूड सेफ्टी पॉलिसी कंपनी की कहीं पे डिस्प्ले कर रखी हो या फिर कहीं पे ऐसा हो कि वो सर्कुलेशन में हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। या फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अच्छी तरीके से नहीं डिस्प्लेड हो, या फिर उस पर किसी इन्वायरमेंट की वजह से कोई ना कोई उस पे इफेक्ट आ गया हो, वो पॉलिसी मिट गई हो, पेपर फट गया हो, ठीक है, या फिर कोई और तरीके से उस पर कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा हो। इसका हमें ध्यान रखना है कि वो एक अच्छे तरीके से अवेलेबल हो सभी टीम्स के पास, इंडिविजुअल्स के मतलब रीच में हो और प्रॉपरली मेंटेन हो। साथ ही साथ स्टैंडर्ड बोलता है कि जो पॉलिसी है फूड सेफ्टी का वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, और कम्युनिकेट करना है उस चीज़ को, और उस कम्युनिकेशन के साथ साथ सबके समझ में आए, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, और अप्लाई किया जाए इसका भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे नई चीज़ें अप्लाई हो रही हैं तो उनको दोबारा हमें बताना है, समझाना है, अच्छी तरीके से वो समझ जाए, उसको इंश्योर करना है। इन बातों का में ही हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये तो बात है इंटरनल की, सेम चीज़ें हमें जो भी हमारे रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ समझिए, उनको उनको भी हमें अवेलेबल करानी है, ठीक है। वहाँ पे हम मेंटेन का उतना नहीं ध्यान रख सकते, लेकिन हमें जो भी अपडेटेड या फिर जो भी हमारा करंट वर्जन है फूड सेफ्टी पॉलिसी का, वो हमें इंटरेस्टेड पार्टी को अवेलेबल कराना है, ठीक है। इससे हमारी जो FSMS है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर एक वो अच्छी तरीके से उसको वो समझ सकें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे, वो है ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं वो हैं असाइंड, कम्युनिकेटेड, अंडरस्टूड, FSMS कंफर्म्स, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, फूड सेफ्टी टीम, की authorized leader, EIM of FSMS, managing and organizing work, competency management, reporting, problem reporting, responsibility of every individual, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जब हमने पॉलिसी डेवलप कर ली तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हमने अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर लिया उस पॉलिसी को, जो तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का। उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ये इंश्योर करना है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, रिलेवेंट रोल हैं, वो हमें प्रॉपरली असाइन होने के बाद उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है हर इंडिविजुअल को, और ये भी इंश्योर करना है कि वो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि उनकी उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। और इसके बाद स्टैंडर्ड क्लैरिफाई करता है कि बट पर्टिकुलरली कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी असाइन करना है,
ठीक है। तो तो पहला उसमें है कि जो जो एफएसएमएस का कंफर्मेशन है कि मतलब जो एफएसएमएस प्रॉपरली स्टैब्लिश इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको इंश्योर उसके रिस्पेक्ट में हमें एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है, रोल डेवलप करना है, जिससे ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हम इंश्योर कर सकें और फर्दर हम जस्टिफाई कर पाएँ कि कैसे हमारा एफएसएमएस कंफर्म करता है रिक्वायरमेंट जो भी हमारी आईएसओ 22000 की है। इसके साथ ही साथ सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की बात होती है वो है जो परफॉर्मेंस है एफएसएमएस सिस्टम का, उसकी रिपोर्टिंग को लेके। ठीक है कि एफएसएमएस की जो भी परफॉर्मेंस हमारे निकल के आ रही है डे टू डे, उसकी रिपोर्टिंग एक टाइम शेड्यूल मैनर में किस तरह से टॉप मैनेजमेंट को हो, ये भी हमें एक एक ऑर्गेनाइजेशन रोल के थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एश्योर करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड कहता है कि हमें एक फूड सेफ्टी टीम अपॉइंट करनी है। ठीक है। और उसमें एक लीडर होना चाहिए उस फूड सेफ्टी टीम का, जिससे कि हम फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में जो भी हमारे क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो कंट्रोलिंग मैट्रिक्स हैं, इंश्योरिंग मैट्रिक्स हैं, और फर्दर उसके उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उस पर वो टीम उस डेडिकेटेड हो, उस पर वो एक्शन डेवलप कर पाए एक एफिशिएंट टाइम मैनर में, एक प्रोएक्टिव मैनर में। ठीक है। जिससे कि हमारा जो मेन फूड सेफ्टी को लेके यहाँ एजेंडा है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, या फिर कहीं ना कहीं उस पर हम हमारा जो फोकस है या फिर जो हमारा उसमें एफिशिएंसी है वो लैक हम ना करें। इस रिस्पेक्ट में हमारे पास एक फूड सेफ्टी टीम होनी चाहिए विद अ लीडर। ठीक है। साथ ही साथ हमें एक इंडिविजुअल को डेजिग्नेट करना है जिसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देनी है, जो कि जब भी ज़रूरत पड़े वो इनिशिएट कर सके और वो डॉक्यूमेंटेड एक्शन ले सके किसी तरह की भी अगर डेविएशन आ रही है फूड सेफ्टी को लेके, पॉलिसीज़ को, फूड सेफ्टी पॉलिसी को लेके। ठीक है। तो इस तरह का एक पर्टिकुलर हमारे पास डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए। फूड सेफ्टी जो टीम लीडर है वो भी हो सकता है, या फिर कोई टॉप मैनेजमेंट का पर्सन है वो भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है, इसी में फूड सेफ्टी जो टीम लीडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है कि सेफ्टी जो टीम लीडर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है होगी। जो फूड सेफ्टी टीम लीडर है उसकी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एफएसएमएस को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करना, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन और अपडेट करना साथ ही साथ। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो टीम लीडर है फूड सेफ्टी टीम का, उसको मैनेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फूड सेफ्टी टीम का जो वर्क है डे टू डे उसको ऑर्गेनाइज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी कि कैसे वो जो हम उस टीम का जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे फुलफिल हो, उसमें डे टू डे कैसे मैनेज करना है और कैसे वो ऑर्गेनाइज होंगी चीज़ें। उसमें इंडिविजुअल जो पर्सन है फूड सेफ्टी टीम का वो क्या वर्क करेगा, कैसे जो ओवरऑल मैट्रिक्स है उसको सेटिस्फाई करेगा। ये चीज़ें भी इंश्योर करनी है फूड सेफ्टी टीम लीडर को। ठीक है। और जो भी इसके बाद जो बात है जो भी रिलेवेंट ट्रेनिंग या फिर कॉम्पिटेंसी की नीड है फूड सेफ्टी टीम की, वो अच्छी तरीके से मिले उनको, ये भी इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फूड सेफ्टी टीम लीडर की ही है। ठीक है। साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, उसकी इफेक्टिवनेस को लेके, उसकी सूटेबिलिटी को लेके टॉप मैनेजमेंट को वही टीम लीडर फूड सेफ्टी का ही करेगा। ठीक है। तो
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सेफ्टी टीम लीडर की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो इसमें ऐड किया है फंक्शन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में, वो है उसमें सारे इंडिविजुअल्स की बात होती है जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है कंपनी की वर्किंग में। तो वहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए किसी भी उनकी वर्क डे टू डे वर्क में लेके, तो उसको प्रॉपरली उनको कम्युनिकेट करना है रिपोर्ट के माध्यम से, कि वो उस चीज़ को वो रिपोर्ट करें। जो भी उनका मैनेजर है, टीम लीडर है, या फिर फूड सेफ्टी टीम का कोई इंडिविजुअल है उसको। ठीक है। ठीक है, तो ये जो प्रोएक्टिव मैनर में होना चाहिए ये रिपोर्टिंग। कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस करती है किसी प्रोसेस में, किसी एक्टिविटी में, मशीन को लेके, पर्सनल लेके, या फिर फूड सेफ्टी को लेके, ठीक है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है, तो ये हर इंडिविजुअल की, हर पर्सन की कंपनी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है। जो भी कंसर्न उनके टीम लीडर हैं, ठीक है, वो फूड सेफ्टी टीम में भी हो सकते हैं, अदर मैनेजर्स भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी हो सके उसको अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है प्रोएक्टिव मैनर में, जिससे फर्दर वो एक जो उसके रिस्पेक्ट में प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, करेक्टिव एक्शंस हैं, वो लिए जा सकें। तो यहाँ तक बात थी हमारा फिफ्थ क्लॉज तक। ठीक है, तो यहाँ तक मैं फर्स्ट पार्ट आज कवर कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है क्लॉज 6 to 10, वो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। ठीक है, तो अभी आप यहाँ तक एक अंडरस्टैंडिंग एक नॉलेज आप बिल्ड करिए। ठीक है, चीज़ों को अप्लाई करिए। ठीक है, अपनी कॉम्पिटेंसी इम्प्रूव करिए आप जहाँ पे भी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड के ISO 22000 के। ठीक है, ऑल द बेस्ट।